बेटा हम लोग जो है चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है 29। उसके अंदर हमने कुछ ग्लैंड्स पढ़ ली है। एक तो पीयूष ग्रंथि जो कि मास्टर ग्लैंड है हमारी, वो हम लोगों ने पढ़ ली है। हाइपोथैलेमस है, वो हम लोगों ने पढ़ ली है। उसके अलावा छोटी दो ग्रंथियां थी, उसके वीडियोस मैंने आपको सेंड किए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के और थाइमस ग्लैंड के। अब जो एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है, मतलब जो एग्जाम में आ सकती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ लाइव में पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखना है ना। और जो छोटी छोटी सी ग्लैंड होगा तो मैं वीडियो भेजूंगी आपको। तो यहाँ पर देखो, थायराइड ग्लैंड जो है हमारी एक पीयूष ग्रंथि के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड हम मान सकते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है बेटा कहाँ पाई जाती है? तो हमारी जो ट्रेकिया होता है, मतलब श्वास नली जो होती है ना, उसके अधर यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ और इस तरह से पार्श्व में, यहाँ पर जो एक ग्रंथि पाई जाती है उसे हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो जो ग्रंथि है उसे हम मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तो यकृत है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आगे ये पॉइंट लिखा रहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, देन आंसर इज थायराइड ग्लैंड। समझ में आ गया? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये दो पालियों से मिलकर बनी होती है। एक पाली ऐसे होती है, एक पाली होती है। तो इसके लिए लिखा रहता है कि ये एक द्विपालिक संरचना है। द्वि मतलब दो और दो पालियों से मिलकर बनी हुई होती है। और एक संयोजक सेतु जो होता है, ये तो इसकी पाली हो गई, ठीक है। उसके बाद ये एक संयोजक सेतु से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तो इसका अगर इंग्लिश लेटर हम देखते हैं तो किस इंग्लिश लेटर से इसकी स्ट्रक्चर मैच करती है? अंग्रेजी का जो एच वर्ड होता है उससे इसकी स्ट्रक्चर क्या करती है, मैच करती है। समझ में आ गया? अगर हम इसकी बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई इसकी अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। 25 जो मिलीग्राम है उसका, ये इसका जो है वो वेट होता है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। पिंकिश कलर की जो इसकी मतलब अपीयरेंस होती है वो होती है ना। और श्वास नली जो होती है हमारी, उसके जो अधर पार्श्व में, पार्श्व मतलब साइड, अधर मतलब थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर ये ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो, ये ग्रंथि जो है, ठीक है, इसके द्वारा बेटा 3 हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है, थायरोक्सिन जिसको T4 कहा जाता है, और तीसरा होता है कैल्सीटोनिन। ये 3 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं थायराइड ग्रंथि के द्वारा। इसे थायरोनिन को T3 भी कहा जाता है, इसको थायरोक्सिन को T4 भी कहा जाता है, और ये हमारा कैल्सीटोनिन है जो किसी सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब इस हार्मोन के फंक्शन पे अगर हम जाते हैं, उससे पहले हम अगर इस ग्रंथि को कट करते हैं, टीएस कटते हैं, जैसे हमने मूल और तने की स्लाइड बनाई थी, वैसे ही इस ग्रंथि की अगर हम टीएस काटते हैं तो हमें इसकी स्ट्रक्चर अंदर से कैसी दिखाई देती है। तो देखो, यहाँ पर सबसे बाहर इस तरीके से काटने पर संयोजी ऊतक का आवरण मिलता है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल की जो आपकी स्लाइड है ना उसके अंदर भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में 1 नंबर का वेटेज है इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना कि सबसे बाहर आवरण पाया जाता है जो कि किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का आवरण है जो है बना होता है। फिर इसके अंदर, जैसे कि अभी मैं अगर इसको बनाती हूँ ऐसे, एच आकार है ये, तो मैंने अभी इसको कैसे काटा है, ऐसे काटा है, ठीक है। इस तरीके से इसकी टीएस काटी तो मेरे को ऐसी गोल, हम मूली को काटेंगे तो भी हमको ऐसी गोली स्ट्रक्चर दिखेगी ना अनुप्रस्थ काट में। तो ये संयोजी ऊतक का आवरण है। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्न पुट्टिकाएं पाई जाती है। तो अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से गोल गोल संरचना होती हैं जिन्हें कहा जाता है पुट्टिकाएं। ये पुट्टिकाएं ही थायरोक्सिन का निर्माण करती है, मतलब ये इनके अंदर जो कोशिकाएं होती है वही निर्माण करती है ना। पुट्टिकाएं होती है, इन पुट्टिकाओं में इस तरीके से क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है।
जिन्हें कहा जाता है, केंद्रक होता है इनमें इस तरीके से केंद्रक इनमें उपस्थित होता है। तो ये जो पुट्टिकाएं हैं इसमें कोशिका पाई जाती है, इन्हें पुट्टिका कोशिका कहा जाता है। समझ आ गया? यहाँ पर इसको अगर इनका प्रकार देखें इन कोशिकाओं का, तो ये स्तरित घनाकार उपकला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, स्तरित घनाकार उपकला कोशिकाएं जो है वो होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये तो हो गई बात पुट्टिकाओं की। पुट्टिकाएं होती है स्तरित घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इसके बाद यहाँ पर एक तरल भरा रहता है, ठीक है, उसे कहा जाता है स्ट्रोमा या पिट्ठिका। समझ में आ रहा है? स्ट्रोमा भरा रहता है, संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है स्ट्रोमा। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक का, तो स्ट्रोमा भरा हुआ होता है और इस स्ट्रोमा में सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है, इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है सी सेल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? सी सेल्स। और ये सी सेल्स किसका निर्माण करेगी? कैल्सिटोनिन का। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन पुट्टिकाओं के अंदर, तो ये पुट्टिकाओं के अंदर ये जो पुट्टिका कोशिका देख रहे हो आप, है ना, इन पुट्टिका कोशिकाओं के अंदर पीले कलर का एक तरल भरा रहता है। ठीक है, पीले रंग का आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन युक्त तरल पाया जाता है, जिस तरल को हम कहते हैं आइडोथायरोनीन। क्या बोलेंगे? आइडोथायरोनीन बोलेंगे। समझ आ रहा है? ये पुट्टिका जो आप देख रहे हो, ये कोशिका, पुट्टिका कोशिका, उसके बीच में ये जितना भी गैप है, यहाँ पर पीले रंग का आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन रूपी एक तरल पाया जाता है जिसे आइडोथायरोनीन के नाम से जाना जाता है। काले अक्षर के अंदर आपके बुक के अंदर दिया हुआ भी है, डार्क लेटर्स में। ठीक, तो समझ में आ गया? अब इन पुट्टिकाओं के बाहर जो तरल पाया जाता है वो होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यहाँ पाया जाता है और इसमें कई वाहिकाएं भी होती है। वाहिकाएं क्या होती है? जिनमें क्या होगा? धमनी शिरा जो होती है, शिरिकाएं और धमनिकाएं पाई जाती है। तो वाहिकाएं पाई जाती है जो रक्त को लाने का क्या करती है? काम करती है। तो ये यहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर है वो आपके थायराइड ग्रंथि जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, ये आपकी किसमें काम आएगी बेटा? ये आपके काम आएगी जो प्रैक्टिकल की स्लाइड है वहां पर काम आएगी, 1 नंबर में। समझ आ गया? तो करना कुछ नहीं है। अगर हम इसको काटते हैं तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो संयोजी उत्तक का बना हुआ संपुट आवरण होता है, वो पाया जाता है। अंदर कई पुट्टिकाएं पाई जाती है। पुट्टिकाओं के द्वारा जो पुट्टिका के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो पुट्टिका कोशिकाएं कहलाती है। उनके द्वारा इन हार्मोन्स का स्रवण किया जाता है। कैल्सिटोनिन का स्रवण ये स्ट्रोमा में उपस्थित सी सेल है ना, परिधीय पुट्टिकीय कोशिकाएं के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। तो सी सेल्स के द्वारा कैल्सिटोनिन का स्रवण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन पुट्टिकाओं के अंदर जो है पीले रंग का आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित एक तरल पाया जाता है जिसको आइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है। ये जो बाहर इन पुट्टिकाओं के बाहर तरल जो संयोजी उत्तक होता है उसका बना हुआ स्ट्रोमा पाया जाता है ना, और वाहिकाएं पाई जाती है जिसमें धमनी और शिरा पाई जाती है जो कि रक्त पहुंचाने का या जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको पोषण पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई, किसकी? थायराइड ग्रंथि की इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? इसके हार्मोन्स की। अब ये हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 हार्मोन तो आपको पुट्टिका कोशिका कर रही है, एक हार्मोन जो है उसका स्रवण कौन कर रहा है? सी सेल्स कर रही है। सी सेल से अगर हम लिखते हैं कैल्सिटोनिन तो शुरू होगा सी से और सेल भी शुरू हो रही है सी से, है ना। तो सी सेल जो है वो कैल्सिटोनिन का क्या करती है? स्रवण करने का काम करती है। ठीक है, तो अब हम इन हार्मोन्स की बात करते हैं बेटा। ट्राई आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन, ठीक है, इसे हम टेट्रा आइडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं, T4 को। इसको T3 बोलते हैं यहाँ पे, इसीलिए ट्राई लगा हुआ है, और यहाँ 4 है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा आइडोथायरोनिन के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, T4 हार्मोन को। तो देखो यहाँ पर
ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है और थायरोक्सिन हार्मोन है, दोनों का ही काम जो है हमारी उपापचय क्रियाएं जो है इनको रेगुलेट करना, इनको फंक्शन करना प्रॉपर तरीके से, उसमें हेल्प करते हैं दोनों ही, ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन दोनों ही। अब ये उपापचय क्रियाएं क्या बला है बेटा, तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ समझाने का तरीका है तो देख लेना कि उपापचय क्रियाओं के अंदर, उपापचय क्रिया मानव शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं हैं, जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती है उनको क्या बोलते हैं हम, जैविक क्रिया, ठीक है। तो ये जो उपापचय क्रियाएं होती है वो मनुष्य के अंदर या किसी भी सजीव के अंदर होती है, दो तरीके की होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ए से एनाबॉलिक, ए से एड। इसमें क्या होता है, एड होते हैं, क्या एड होते हैं, छोटे छोटे जो मतलब छोटे पदार्थ होते हैं वो जुड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, बड़ा पदार्थ। तो एनाबॉलिक में हमेशा पदार्थ क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ए से एनाबॉलिक, ए से एडिशन, ठीक है। तो छोटे अणु जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा अणु बनेगा। तो यहाँ पर छोटे तत्व जुड़ते हैं, जैसे कि सपोज CO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, C6H12O6 है ना, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन का उदाहरण हुआ, ठीक है। फिर आता है कैटाबॉलिक के यानी कट करना मतलब माइनस करना। तो इसमें बड़ा अणु जो है वो क्या होगा, कट होगा, मतलब टूटेगा, तो क्या बनेंगे, छोटे अणु बनते हैं। तो ग्लूकोज को अगर आप तोड़ते हो तो वापस हमें क्या प्राप्त होगी, CO2 और H2O, है ना। तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो हमारी आती है किसमें, उपापचय क्रियाओं के अंदर, ठीक है। तो उपापचय क्रियाओं को रेगुलेट करने का काम इन दोनों हार्मोन्स का होता है, थायरोक्सिन या फिर ट्राईआयोडोथायरोनिन का होता है। समझ आ रहा है। अब ये जो ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है वो आयोडीन युक्त, इसमें क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वो है, और कंपैरिजन टू इस थायरोक्सिन के कंपैरिजन में ये अधिक शक्तिशाली क्या है, हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हार्मोन T3 और ये T4 यानी T3 प्लस T4 करें तो इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। तो T3 जो है वो तो इस थायराइड हार्मोन का कितना परसेंट बनाता है, 10%, और ये जो T4 आप देख रहे हो ये कितना बनाएगा, 90%। तब जाके ये थायराइड हार्मोन का क्या बनेगा, 100% बनेगा। समझ में आ रहा है। T3 और T4 दोनों को मिलाने पर हम कहेंगे थायराइड हार्मोन, क्योंकि दोनों का ही निर्माण कौन कर रहा है, थायराइड ग्रंथि। पर इस थायराइड हार्मोन में 10% जो है T3 होता है और T4 कितना होता है, 90%। दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, 100% थायराइड हार्मोन। समझ में आ गया। तो ये आयोडीन युक्त है, उपापचय क्रियाओं का नियमन करना या नियंत्रण करना, ये इसका काम है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन आता है वो थायरोक्सिन हार्मोन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलगंड में आपने इसका बड़ा नाम सुना होगा कि गलगंड रोग होता है, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है ना। तो ये वही थायरोक्सिन है, इसको T4 या टेट्राआयोडोथायरोनिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो क्या होता है इसका जो सीक्रेशन है वो कैसे होता है बेटा। तो पीयूष ग्रंथि जो है ब्रेन के अंदर हमारी, ये जो पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ा था, ये पीयूष ग्रंथि किस हार्मोन को रिलीज करती है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पीयूष ग्रंथि जो है उसकी अग्रपाली के द्वारा थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया जाएगा। ये आएगा और किसकी कोशिकाओं को सक्रिय करेगा, थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को क्या करेगा, सक्रिय करेगा। और ये थायराइड ग्रंथि किसका निर्माण शुरू करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगी। समझ में आ रहा है। तो थायरोक्सिन का निर्माण थायराइड ग्रंथि करती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करती है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन इस ग्रंथि को मिलता है तब। और ये हार्मोन आता है किससे, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब देखो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसका निर्माण दो तत्वों से मिलकर होता है, एक तो आयोडीन और दूसरा तत्व होता है टायरोसिन। इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब थायरोक्सिन के कुछ फंक्शंस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, काम दिए हुए हैं, वो कुछ हम थोड़ा देख लेते हैं।
ठीक है। थायरोक्सिन जो है उसके काम क्या है, सेकंड हार्मोन जो है हमारा थायरोक्सिन, उसके काम देखिए। थायरोक्सिन के कार्य क्या क्या काम होता है? सबसे पहले उपापचय क्रियाओं को बढ़ाता है, ठीक है। जिनके अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन का रिलीज नहीं करेगी, थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज होगे, उनमें पाचन सही ढंग से नहीं होता है, ध्यान रखना, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो उपापचय क्रियाओं को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजन की खपत बढ़ाता है। क्या कारण है बेटा? उपापचय क्रियाओं के अंदर क्या होता है? उपापचय क्रियाओं को बढ़ाता है, किसके लिए बढ़ाता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब ऊर्जा मनुष्यों में किससे प्राप्त होती है? C6H12O6 जब टूटता है तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनती है। ATP हमारी क्या है? ऊर्जा है। पर ये जब टूटता है तो किसकी प्रेजेंस में टूटता है? तो ऑक्सीजन चाहिएगी भाई। यहाँ पर हम पहला पॉइंट कह रहे हैं कि उपापचय क्रियाओं को बढ़ाता है, किसके लिए? ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। अब ये ऊर्जा जब प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो इस ऊर्जा को प्राप्त कहां से किया जाता है? ग्लूकोज को तोड़कर, जो हमारा कोशिकीय श्वसन जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा। तो यहाँ ऑक्सीजन चाहिएगी ज्यादा इस क्रिया को होने के लिए, तो यहाँ ऑक्सीजन की खपत क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जब ऊर्जा इंसान के पास ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है श्वसन की जो हमारी दर होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती है, वो भी बढ़ सकती है ना, बढ़ाने का काम करता है। शरीर का तापमान बढ़ा देता है, तापमान बढ़ाना। और एक बुक में आपके पॉइंट दिया हुआ है BMR को बढ़ाना। ये एक काले काले अक्षर से जो आपके फंक्शन दिए हुए हैं थायराइड ग्रंथि के, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, इसको कहते हैं हिंदी में आधारीय उपापचय दर, BMR, आधारीय उपापचय दर को बढ़ाता है। अब ये क्या चीज है? आधारीय उपापचय दर या BMR क्या है? ठीक है, आप लोगों ने BMI तो पढ़ा था 10th में, बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स नहीं है बेटा, ये है BMR, ठीक है। तो BMR या हम बोले कि आधारीय उपापचय दर को बढ़ाता है। तो आधारीय उपापचय दर क्या होता है? देखो, जैसे हम सामान्य क्रियाएं करते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, ये हमारे शरीर की क्या है? सामान्य क्रियाएं हैं, ठीक है। अब ये जब क्रियाएं होती है तो ऐसे तो नहीं कि फिजूल में हो जाएगी। इन क्रियाओं को होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऊर्जा की वह मात्रा जो इन क्रियाओं को, इन शरीर की सामान्य क्रियाओं को करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। यानी ऊर्जा की वह मात्रा या कैलोरी की वो मात्रा जो शरीर की सामान्य क्रियाओं को संपन्न करने के लिए चाहिए होती है, उस ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं आधारीय उपापचय दर, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, मतलब ये सामान्य क्रियाएं जो हो रही है उनकी जो गति है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो अब इस गति को, अगर इनकी गति बढ़ गई है तो इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि BMR क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके, इसके यूजेस में दे रखा है कि मेंढक की जो लार्वा होती है, मेंढक की जो लार्वा होती है उसको, जिसको हम टेडपोल कहते हैं, है ना, उस टेडपोल से वयस्क मेंढक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण। मेंढक की जो लार्वा अवस्था होती है जिसे टेडपोल कहा जाता है, उससे वयस्क मेंढक जो होता है या छोटा मेंढक का जो बच्चा बन जाता है लार्वा से, लार्वा अगर आप देखते हो मेंढक की, मैडम खुद मैसेज करिएगा 12:30 बजे लाएगी। लार्वा जो होती है, लार्वा जो होती है मेंढक की, इस तरीके से ये जो लार्वा अवस्था होती है उससे जो मेंढक का बच्चा बनता है, ठीक है, पूरा, उसे हम कहते हैं कायांतरण। तो ये कायांतरण में भी क्या करता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है,
वो क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो मेंढक की लार्वा टेडपोल को वयस्क मेंढक के अंदर बदलने में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके काम है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं उसको रिलीज होने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है ना। और जो कशेरुक प्राणी होती है, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब जिनका जो रक्त का तापमान है, शरीर का तापमान इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना। जैसे कि अगर गर्म तापमान में गए तो शरीर ठंडा हो जाएगा, ठंडा तापमान है तो शरीर गर्म हो जाएगा। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो कशेरुक प्राणी होते हैं, उनमें परासरण नियमन करने का काम करता है, निर्मोचन करने का काम करता है। निर्मोचन में ऊपरी जो परत होती है, जैसे निर्मोचन होता है, सांप होता है अपनी केंचुली निकाल देता है, तो निर्मोचन की क्रिया को करने में क्या करता है, केंचुली निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरीके से किसके काम होते हैं, इस थायरोक्सिन हार्मोन के विभिन्न जो कार्य है वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्रवण या अति स्रवण, अल्प स्रवण यानी कमी और अति यानी ज्यादा, इस स्रवण से थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं, अच्छा मैंने आपको कैल्सिटोनिन नहीं बताया ना बेटा, कैल्सिटोनिन को देखो, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो तीसरा हार्मोन है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित। अब ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, सी कोशिकाएं जो होती हैं अभी हम लोगों ने देखी, उनके द्वारा क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रंथि और होती है थायराइड ग्रंथि के इधर और इधर यहाँ पर पाई जाती है, जिसे कहा जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। नाम सुना होगा है ना, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाता है, पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत काम करती है कौन, ये हमारी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन हार्मोन विपरीत काम करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है बेटा, कैल्सिटोनिन जो है वो रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर रक्त के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो उसको किसके द्वारा, रक्त को छान कर मूत्र के अंदर इस कैल्शियम को शरीर से, मूत्र के द्वारा कैल्शियम को शरीर से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो रक्त के अंदर कैल्शियम हो गया और जो फॉस्फेट होता है उसकी मात्रा को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, रक्त के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, फॉस्फेट की मात्रा जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। रक्त के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है तो उसको रक्त को छान कर और जो मूत्र बनता है उस मूत्र के अंदर कैल्शियम को शरीर से क्या किया जाएगा, अतिरिक्त कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करेगा। हड्डियों को नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। जबकि ये पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो क्या करेगा, मूत्र में जो अतिरिक्त कैल्शियम निकल रहा है उस निकलने को क्या करेगा, रोकेगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, तब समझ में आएगा। बट यहाँ ध्यान रखो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो कैल्शियम जो होता है उसको रक्त के अंदर से निकालकर मूत्र में उत्सर्जित करने में मदद करता है। तो ये हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन हो गया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, थायराइड ग्रंथि जो हमारे अल्प स्रवण करती है या फिर अति स्रवण करती है, तो उससे क्या रोग होते हैं। तो अल्प स्रवण में चार रोग दे रखे हैं आपके, अवटु मानवता, दूसरा अवटु अल्पक्रियता, तीसरा गलगंड और चौथा हाशिमाटो रोग। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका हाशिमाटो रोग है और गलगंड रोग हम नॉर्मली जानते ही है, बट हाँ ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं इसके अल्प स्रवण से होने वाले जो रोग है उसमें। तो सबसे पहले देखो अवटु मानवता क्या होती है। अवटु मानवता बाल्य अवस्था के अंदर होता है। ठीक है, ये रोग किस अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में। कि बाल्य अवस्था में यदि बच्चे के थायराइड ग्रंथि जो है वो अगर हार्मोन ढंग से रिलीज नहीं कर पाती तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। वो छोटी ऑब्वियस सी बातें रहेगी क्योंकि पाचन की क्रिया, उपापचय क्रियाएं जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आगे बड़े होते हैं तो उनकी जो अगर एज बढ़ती है उसके बाद भी वो नपुंसक रहते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, हाइट उनकी कैसी रहती है, छोटी रहती है। और ऐसे बौने व्यक्तियों को जिसमें
थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स की वजह से बोनापन आता है, तो ऐसे बोने व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, क्रिटिन्स कहते हैं। क्रिटिन्स के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना कि क्रिटिन्स क्या होते हैं। फिर आता है अवटु अल्पक्रियता। अवटु अल्पक्रियता जो होती है वो जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, यानी वो प्रौढ़ होने का मतलब है कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था के अंदर आ जाते हैं, और किशोरावस्था के बाद बुढ़ापे के बीच के अंदर जो एज होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। तो इस प्रौढ़ावस्था में ऐसे व्यक्तियों में अवटु मानवता तो होती है, मतलब नपुंसक हो जाते हैं, उनके शरीर का विकास जो होता है वो रुक जाता है, बट उनकी त्वचा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, पीली हो जाती है, बाल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इस तरीके के उनके अंदर क्या दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसे कहते हैं अवटु अल्पक्रियता। फिर आता है गलगंड या गॉइटर रोग। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको आयोडीन नहीं मिल पाता, तो आयोडीन नहीं मिलने से ये जो हमारी ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। ठीक है, क्योंकि थायरोक्सिन ये रिलीज नहीं कर पाती, तो इस अवस्था को हम गलगंड रोग कहते हैं। गला सूज जाता है हमारा, और जनरली जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर लोगों को गलगंड ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सामान्य जो हमारी साइंस का एग्जाम होता है उसके अंदर भी। रीजन ये होता है कि जो पहाड़ी एरिया होता है वहां का जो पानी होता है उसके अंदर आयोडीन क्या होता है, कम होता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये गलगंड हो गया। उसके बाद आता है हाशिमाटो रोग। तो हाशिमाटो रोग को बेटा स्वप्रतिरक्षी रोग भी कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होता है, देखो हमारे को हाशिमाटो रोग के अंतर्गत इसको सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। क्या होता है इसके अंदर, देखो स्वप्रतिरक्षी रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं। ठीक है, अब ये दवाई क्या करना शुरू कर देती है, एंटीजन की तरह काम करती है। एंटीजन क्या होते हैं बेटा, एंटीजन वो बाहर से आए तत्व होते हैं जिनके अगेंस्ट हमारी शरीर हमारा, यानी इसको प्रतिजन बोला जाता है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रतिजन क्या होते हैं, जीवाणु, विषाणु, जो क्या करते हैं, बीमारियां करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे थायराइड ग्रंथि में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम होने लग गई, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दवाई दी, पर दवाई क्या बन गई, यहाँ पे प्रतिजन बन गई। अब प्रतिजन होगा तो हमारा शरीर इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी अणु, यानी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, ताकि इसको क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। ठीक है, इस दवाई को क्या किया जाए, नष्ट किया जाए, इस एंटीजन को नष्ट किया जाए। इसलिए शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस दवाई को तो करती है नष्ट, साथ में थायराइड ग्रंथि जो है उसकी कोशिकाओं को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को भी नष्ट करती है। तो थायराइड ग्रंथि की अगर कोशिकाएं नष्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी, डैडी होगी, मरेगी ना, तो इसीलिए खत्म हो जाती है। तो ये हाशिमाटो रोग होता है। तो हाशिमाटो रोग के अंदर जो दवाइयां ली जाती है थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, वो दवाइयां प्रतिजन का काम करती है, और प्रतिजन के अगेंस्ट हमारा शरीर प्रतिरक्षी अणु बनाता है, और ये प्रतिरक्षी अणु क्या करता है, थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसीलिए इसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है थायराइड की आत्महत्या। समझ में आ गया। तो ये सारे अल्प स्त्रवण से हो गए। फिर अतिस्त्रवण। अतिस्त्रवण में आंख का ये जो गोलक देख रहे हो, ये जो गोला है हमारा, उसके नीचे आधार पर यहाँ पर पीछे की ओर नेत्र गोलक जो है हमारा, गोलक मालूम है, ये बाहर जो दिख रहा है गोल गोल, आपके जो आइरिस दिख रही है जिसमें ये, तो इसके अंदर पीछे की तरफ यहाँ पर श्लेष्मा क्या होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह से ये आंखें, अगर पीछे यहाँ पर जो तरल है वो जमना शुरू होता है, तो ये गोलक क्या हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, आगे लटक जाते हैं। तो ऐसा लगता है व्यक्ति की आंखें देखिए कि हमको वो आंखें दिखा रहा है। ठीक है, यानी व्यक्ति की आंखें बड़ी चौड़ी चौड़ी सी नजर आती है, डरावनी आंखें नजर आती, घूरती हुई सी। कोई घूरता है तो आंखें कैसे करता है, बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर यही होता है कि नेत्रांधी संधि जो होती है, नेत्रोत्ती संधि, उसके अंदर जो गोलक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गोलक के आधार पर क्या जमना शुरू हो जाता है, श्लेष्मा जमना शुरू हो जाती है। फिर आता है प्लूमर। प्लूमर वर्ड आप सुनते हो तो ट्यूमर की जगह क्या होता है,
ट्यूमर की तरह हमको सुनाई देता है, प्लूमर, ट्यूमर थोड़ा एक जैसा शब्द है। तो ट्यूमर में क्या होती है बेटा, गांठें बनती है ना। तो सेम प्लूमर में क्या होता है, थायराइड के अंदर क्या बनना शुरू हो जाती है, गांठें बनना शुरू होती है। तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं, थायराइड में जब गांठें बनती है तो उसे हम प्लूमर बोलते हैं। फिर आता है ग्रेवी का रोग, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम ग्रेवी का रोग। तो ये हमारे यहाँ पर थायराइड ग्रंथि जो है और उससे होने वाले जो रोग है, उसकी जो आंतरिक संरचना है वो कंप्लीट होती है। नोट्स जो है मैं इसके दे दूंगी, उससे पहले आपको अभी तक आज सुबह जितने भी नोट्स दिए हैं वो कर लें बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कटेगा तो नहीं, क्योंकि क्या है प्रैक्टिकल जो है उससे रिलेटेड भी इसमें जो स्लाइड्स हैं आपकी वो पूरी इसी चैप्टर की है मोस्ट ऑफ द। एक तो आपके वो आमाशय और उसकी ओत की जो मैंने पढ़ाई वो, और एक इस चैप्टर की जो ग्रंथियां हैं उसकी टीएस है, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं कटेगा। आप अगर ये सोचते हो कि कोर्स कम होगा तो ये चैप्टर तो नहीं कटेंगे, आ रही बात समझ में, क्योंकि प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप कर लें।